खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अक्टूबर की 13 तारीख इतवार का दिन है। सुबह 8:36 का वक्त हुआ चला है। आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जी के लेकर। आज की अहम तरीन नशरियात में सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से आपको रूबरू करवाएंगे। चंद मकामात पर सुबह सुबह भूचाल के झटके महसूस किए गए, हल्के झटके महसूस किए गए हैं। सूरत हाल है क्या, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो नई हुकूमत के सामने दरपेश मसाइल किस तरीके के हैं, उस पर बात करेंगे। तलबा को दरपेश मसाइल है, आज उस पर भी एक छोटी सी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। आलमी दुनिया में जो कुछ चल रहा है उस पर भी हमारी नज़र रहेगी, स्पेशली ईरान, इराक, फिर आगे लेबनान, फिर सीरिया, यमन तक सूरत हाल बिगड़ रही है। तमाम तर मामला आपके सामने रखने की कोशिश करूँ। आखिर पर आज चूँकि इतवार है, आप घर पर होंगे तो हमारी कोशिश रहेगी कि आज फ़ोन लाइन्स पर आपके साथ गुफ्तगू हो सके। आखिरी 10 से 15 मिनट आपके साथ हम देंगे, जिस पर मौजूदा हुकूमत को दरपेश मसाइल पर भी गुफ्तगू होगी कि आप किस तरीके की हुकूमत चाहते हैं, क्या कुछ होना चाहिए, और मसाइल पर भी आपकी बात करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल प्रोग्राम का तय फॉर्मेट है। सबसे पहले ज़रा याद माजी को ताज़ा करते हैं, हिस्ट्री पर एक नज़र डालते हैं। हिस्ट्री की किताब खंगाली है मेरे साथी आसिफ रशीद ने। आज क्या कुछ अहम तरीन उन्होंने देखा है और आपके सामने कौन से मौज़ूआत रखेंगे हिस्ट्री में से बताएंगे आसिफ रशीद, और जिसके बाद खबरों का पिटारा खुलेगा एक एक करके जम्मू कश्मीर से। आज बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका, और बहुत बहुत स्वागत उन तमाम लोगों का जो हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमें ज्वाइन करते हैं, उसके लिए भी इज़हार तशक्कुर। आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जो इशफाक ने आपके सामने रखे। एक एक करके इन मौज़ूआत की जानिब जाएंगे। अपने नुमाइंदों या मेहमानों को प्रोग्राम में हम दावत देंगे, शामिल होंगे, और कोशिश आज रहेगी कि थोड़ा सा जल्दी हो सके तो आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल की जा सकें। 9:40 के आसपास आप कॉल करना शुरू करें तो 9:45 के आसपास ठीक हम कॉल्स की तरफ जा सकेंगे। इससे पहले इन सारे सेगमेंट्स या मौज़ूआत या आज के टॉपिक्स पर डिस्कशन करें, आगे बढ़े। शुरुआत फॉर्मेट के मुताबिक, शराइत इस प्रोग्राम की चंद है, कम वक्त ज़्यादा मालूमात हमारी तरजीह है, और इसलिए आज अक्टूबर की 13वीं तारीख को अहम तरीन वाक़यात कौन से थे, हिस्ट्री ऑफ द डे में ज़रा एक नज़र इन पर दौड़ा कर याद माजी बहुत ज़रूरी है करवा लेते हैं। 1976 में आज ही के दिन बोलीविया में बोइंग जेट तैयारा गिरकर तबाह हुआ। तकरीबन 100 अफराद की जान चली गई और इनमें 6 क्रू मेंबर्स थे। जो अमला था वो भी मारा गया और 94 मुसाफिर, 100 लोगों की मौत की तस्दीक सरकारी रिपोर्ट्स में भी हुई। साल 1999, 25 बरस कबल, अटल बिहारी वाजपेयी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, तीसरी बार हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म आज ही के दिन बने थे। 2002 में इंडोनेशिया के बाली नाइट क्लब में एक ज़बरदस्त धमाका हुआ, 200 अफराद की मौत हुई इस अफसोसनाक वाक़े में आज के दिन। इसके अलावा 2003 में 21 बरस कबल मिस्र के अंदर एक 26 घंटों तक कामयाब ऑपरेशन हुआ। मिस्र में जुड़वा बच्चों के सरों को अलग करने के लिए ऑपरेशन था जो कामयाब रहा, और बच्चों का एक सर था उसको अलग किया गया 2003 में, और बताया जाता है कि हिस्ट्री में ये दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेशन 2003 में इजिप्ट के अंदर हुआ, 26 घंटों तक चला। इसके एक साल बाद 2004 में चीन ने ताइवान के अमन इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। अमन इक़दाम में शामिल ये था कि जो सरहदी बेल्ट है, जिस लाइन को खींचा गया है, जहां ताइवान अपना हिस्सा या अपनी टेरिटरी जिसको मानता है, उसको क्रॉस ओवर अगर कोई करता है तो मुल्क मुखालिफ इक़दाम माना जाएगा। इस पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन चीन की जानिब से ताइवान का जब ये फैसला हुआ तो इसकी मुखालफत की गई। 2006 में बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस और उनके जरिए कायम करदा ग्रामीण बैंक को नोबेल इनाम मिला। इस नोबेल इनाम के पीछे वजह यह थी कि ग्रामीण बैंक ने पूरे मुल्क के अंदर बांग्लादेश में साल 2003, 4, 5 और 6 के अंदर 4 बरसों में सालाना इनकम या जो उनकी आमदनी थी वो भी दुगनी की थी। लोन्स इस तरीके की शराइत पर दिए थे कि पूरे मुल्क के अंदर ज़री शोबे को काफ़ी मजबूत बनाया गया। ये वही मोहम्मद यूनुस हैं जो स्ट्रेटजिस्ट इस पूरे इकदाम के पीछे थे। मौजूदा वक्त में बांग्लादेश की हुकूमत मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं और नोबेल इनाम आज ही के दिन इन्हें मिला था। 2012 में आज ही के दिन दर्रा आदम इलाका पाकिस्तान के अंदर है। खुदकुश हमले में 15 अफराद की जान चली गई। तालिबान पर हमले के इल्ज़ामात लगे, रिपोर्ट्स को मुस्तरद किया गया, लेकिन 15 लोगों की मौत हुई। एक अस्पताल की करीबी इमारत जहां ये सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ाया था, ये वाक़या पेश आया। 1987 में आज ही के दिन स्टारिका के सदर ऑस्कर एरियास को अमन का नोबेल इनाम दिया गया। पीस के लिए उनको भी इनाम से नवाजा गया।
और मोहम्मद यूनुस को भी आज ही के दिन बांग्लादेश के। तो ये दो अलग अलग तवारीख हैं लेकिन दिन एक है। साल 2013 मध्य प्रदेश के दतिया जिले के अंदर भगदड़ मची, 109 अफराद की जान चली गई। और ये भगदड़ मचने के पीछे वजूहात क्या थी ये तो मालूम ना हो सकी, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक मजहबी तकरीब चल रही थी जिसमें 20,000 से ज्यादा लोग जमा थे, जहां पर 109 लोगों की मौत हुई। साल 1911 सिस्टर निवेदिता स्वामी विवेकानंद की शागिर्द थी, समाजी कारकुन थी, आज के दिन इंतकाल कर गई, इनकी बरसी है। इसके अलावा 1914 में आज ही के दिन गैरेट मॉर्गन ने गैस मास्क ईजाद किया। ये वो गैस मास्क जो दुनिया भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में गुज़श्ता 100 बरसों के दौरान इस्तेमाल किया गया। बड़े इदारों में और इमरजेंसी के दौरान इस गैस मास्क को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता रहा। और आज ही का दिन था, 1760 साल था, अक्टूबर 13 थी। रूस और ऑस्ट्रिया की अफवाज बर्लिन से निकल गई, जर्मनी से निकलने का फैसला किया और जंग इलाके के अंदर खत्म करने का ऐलान 13 अक्टूबर को हुआ। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में या इतिहास के पन्नों में चंद अहम तरीन वाक़यात, बड़ी बातें, अहम तरीन जो मालूमात हैं या घटनाएं हैं वो आपके सामने हमने रखी हैं। फॉर्मेट के मुताबिक आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम के बाद। आज बैनुल-अक़वामी खबरों पर ज़रा ताख़ीर से चलेंगे, 9 बजे के बाद खबरों पर नजर रहेगी। मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान के अंदर हंगामा काफ़ी होने वाला है। ईरान, लेबनान, बैरूत, इजराइल, गजा पट्टी, सऊदी अरब, रूस और इजिप्ट जैसे ममालिक या जो इलाके इस वक्त सुर्खियों में हैं उस पर चलेंगे। मगर सबसे पहले आज मकामी सतह की खबरें हमारी तरजीहात में शामिल हैं और आज सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात। और अहम तरीन खबर ये कि खिता चिराब में आज सुबह ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए, लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी तरह की जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं, कहीं पर कोई डैमेज नहीं हुआ। और ज़ल्ज़ले का मरकज़ डोडा भलेसा से 4 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ एक इलाके के अंदर इस करीबी हिस्से में बताया जाता है, यानी चिनाब वैली के अंदर ज़ल्ज़ले के झटके सुबह सुबह जो महसूस किए गए, इसी इलाके के अंदर ज़ल्ज़ले का मरकज़ भी बताया जाता है। रिक्टर स्केल पर ज़ल्ज़ले की शिद्दत 4.3 रही, लेकिन किसी भी इलाके से, दोनों अजला से, बल्कि तीनों अजला रामबन, डोडा, किश्तवाड़ से किसी तरह के नुकसान की कोई इतला अब तक मौसूल नहीं हुई है। बड़ी खबर चिनाब से इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर सुबह 6:14 के आसपास ज़ल्ज़ला का झटका महसूस किया गया और गंदो और आसपास के इलाकों के अंदर अगरचे इसका एपिसेंटर माना जा रहा है, मरकज़ माना जा रहा है, ताहम ज़ल्ज़ले वाले मरकज़ की तरफ से जो इतला फराहम की गई है सिस्मोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि ज़ल्ज़ले की शिद्दत 4.3 रिकॉर्ड की गई है और चिनाब वादी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये झटके जो है वो सुबह 6:14 पर महसूस किए गए हैं। अगरचे डोडा टाउन के आसपास के इलाकों के अंदर भी और आसपास के इलाकों के साथ साथ जो डोडा, किश्तवाड़, रामबन तक इस झटकों को महसूस किया गया। ताहम इब्तिदाई खबरों के मुताबिक किसी भी जानी या माली नुकसान की कोई भी इतला नहीं है। अब खित्ता चिनाब की जब आप बात करते हैं तो मुसलसल ये खिता जो है रवा साल के दौरान कई मरतबा यहाँ पर ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए और कई मरतबा जब ये ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए तो सिस्मिक जोन 4 के अंदर ये ऑलरेडी है। तो ये भी बताया गया कि मरकज़ भी कई दूर दराज इलाका नहीं था, बल्कि आसपास के इलाकों के अंदर ही मरकज़ हुआ था, जिसकी वजह से कई मरतबा शदीद झटके भी मिले। लेकिन आज सुबह 6:14 पर जो झटका आया उस पर रेक्टर पैमाने पर उसकी शिद्दत जो थी वो 4.3 रिकॉर्ड की गई है। चिनाब वादी के अंदर सुबह 6:14 पर हल्के और दरमियाना दर्जे की जो ज़ल्ज़ले के कुछ झटके महसूस किए गए, ताहम अभी तक किसी भी जानी या माली नुकसान की कोई इतला और इशफाक इतलात ये भी हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी शिमला, कुल्लू और मंडी के अजला के अंदर ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए, कल भी और आज सुबह भी। इसका मतलब ये है कि ये जो चिनाब वैली का अपर बेल्ट है या जिसको आप हिमालयन बेल्ट भी कहते हैं, पूरे खित्ते के अंदर ज़ल्ज़ले के झटके महसूस हुए हैं। हिमाचल प्रदेश रियासत के अंदर भी किसी तरह के नुकसान की अब तक कोई इतला नहीं। शिमला के अंदर 1-2 जगह पर रिहायशी मकानात को जुज़वी नुकसान की इतलात मकामी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा अभी तक मौसूल हो रही हैं, जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर खित्ता चिनाब में, चिनाब वैली के अंदर किसी भी ज़िले में, किसी भी इलाके में फ़िलहाल नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई। तो 2 अलग अलग इलाकों के अंदर बैक टू बैक आप कह सकते हैं, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में और एक रियासत के अंदर ज़ल्ज़ले के झटके महसूस हुए हैं। दोनों तरफ से सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब से कन्फर्मेशन कर दी गई है, लेकिन इस तरह की सूरत हाल मज़ीद बन सकती है, क्योंकि जिस हिसाब का मौसम, जिस हिसाब का क्लाइमेट या फिर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस पूरे
जो बेल्ट है, आप हिमालयन बेल्ट समझ लीजिए, इस इलाके के अंदर बड़े तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। अक्रॉस द स्टेट या यूटी के अंदर बड़े मंसूबों के साथ कटिंग्स और ये सारा सिलसिला हम देख रहे हैं। इसमें भी इस तरह के खतरात, जिसका बहुत पहले से माहिरीन इस सूरत हाल की जानिब इशारा मुसलसल कर रहे हैं। चलिए जनाब, ये तो बात हुई जलजले के झटके की, जिसने आज सुबह चनाब वादी के लोगों को उठाया नींद से। लेकिन अभी तक अच्छी खबर ये कि आसपास के इलाकों से किसी जगह से भी किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला मासूल नहीं हुई है। लेकिन बढ़ते जी आगे, जरा बात राजभवन की भी करते हैं, बात नई हुकूमत की भी करते हैं, और बातों बातों में जरा उन चेहरों पर भी एक नजर डालते हैं जो मुमकिन चेहरे हो सकते हैं नई काबीना के। और बड़ी खबर सामने आ रही है कि सदर राज बहुत जल्द खत्म होगा और काबीना की मंजूरी उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरफ से ये खुद वजीर जो लीडर ऑफ द हाउस चुने गए हैं उमर अब्दुल्ला का मानना है, और दूसरी तरफ से इतलात और खबर ये है कि बुधवार 11 बजे हलफ बर्दारी की तकरीब हो सकती है। जराया, राजभवन और नई दिल्ली से इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बुधवार को 11 बजे के आसपास हो सकता है कि हलफ बर्दारी की तकरीब हो, और उससे कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर सलाह मशवरे का सिलसिला रात देर गए से दोबारा शुरू हो गया है। और ये सलाह मशवरा नई काबीना को लेकर है। माना जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला समेत कई लीडर रात देर गए भी दोबारा राब्ते में एक दूसरे के आए, और नई काबीना की तश्कील के हवाले से जो है वो तबादले ख्याल किया गया है। ताहम पार्टी ज़राए के मुताबिक आज शाम तक उन तमाम चेहरों पर मुहर डाली जाएगी जिन्हें राजभवन के लिस्ट में डाला जाएगा, राजभवन भेजा जाएगा नामों को, ताकि वहां पर तैयारियां मुकम्मल की जाए। एक तरफ से ये हो रहा है, दूसरी तरफ से इंडिया अलायंस में किन लोगों को यहां पर दावत देनी है और कितना बड़ा ये सेरेमनी होना है, उस हवाले से भी तकरीबात कैसी करनी है, उस ज़िमन में भी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का अहम तरीन मीटिंग होगी, जिसमें कुछ बातें जो है वो क्लियर होगी। पुराने और नए चेहरे जो है वो अब की बार काबीना में हो सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जम्मू की रिप्रेजेंटेशन, सूबा जम्मू के अक्सर डिस्ट्रिक्ट्स की रिप्रेजेंटेशन जो है वो कम होगी अब की बार जम्मू कश्मीर की नई इंतजामिया के अंदर। और तकरीबन 22 साल के वक्फे के बाद जम्मू, उधमपुर, कठुआ, सांबा और इस तरीके से दीगर इलाकों से शायद नुमाइंदगी अब की बार काबीना के अंदर ना हो, क्योंकि इन तमाम इलाकों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नामजद उम्मीदवार जीत चुके हैं। सांबा, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, ये वो 5 ज़िले हैं जहां जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर ऐसे ज़िले हैं जहां पर शायद काबीना में कोई भी ना आ सके इन डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि लगातार इन तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी मेंबरान असेंबली है वो बीजेपी के पास है। इसलिए 22 साल के वक्फे के बाद इस तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी अपोजिशन में है और इस तरीके से काबीना में यहाँ पर नहीं हो सकती। एक तरफ से ये माना जा रहा है। दूसरी तरफ से जब आप साबिका हुकूमतों को देखेंगे, 2002 पर नजर डालेंगे, 2008 पर नजर डालेंगे, 2014 में नजर डालेंगे, तो जम्मू डिवीजन ने एक मेजर रोल प्ले किया और एक अच्छी खासी हुकूमत साजी में उनका रोल रहा है। 2002 के कोलिशन में कांग्रेस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पैंथर्स पीडीपी, जो पैंथर्स पार्टी थी, कुल मिलाकर 19 एमएलए जम्मू से थे। 8 से 10 एमएलए जो रीजन के थे वो वजीर बने थे। और फिर इसी तरीके से 2008 में जब उमर अब्दुल्ला वाली सरकार थी कांग्रेस के साथ, दोबारा इनकी हुकूमत थी, पैंथर्स भी उनके साथ थे, 21 एमएलए थे। तो उस वक्त भी बेशतर वज़रा जो थे और स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर्स जो थे वो जम्मू प्रोविंस से आपको नज़र आए थे। और बाद में अगर आप और इसको खंगालेंगे तो आपको पता लगेगा कि सूरत हाल किस तरीके की बनी हुई थी। एनसी कांग्रेस कोलिशन जो 2024 का है, जिसमें सीपीआईएम का भी साथ है, आम आदमी पार्टी का भी साथ है, इंडिपेंडेंट्स का भी साथ है, और अपने बुलबोते पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की टैली बड़ी मजबूत है। लेकिन यहाँ पर
क्या ये जो पूरी टैली है इसमें जम्मू प्रोविंस को बैलेंस किया जा सकता है, कैसे होगा? क्योंकि अब की बार ना रियासत है, न वो वज़रा के कलमदान रहेंगे, न उस तरीके से वज़ीर बनेंगे। 10 वज़रा को टोटल चुनना होगा बशमूल वज़ीर आला के। तो काफ़ी मुश्किल वक्त उमर अब्दुल्ला के भी सामने है कि सबको लेकर चले, सबकी एस्पिरेशंस को लेकर चले, इसलिए सलाह मशवरों का सिलसिला भी जारी है। एक तरफ से ये चल रहा है। दूसरी तरफ से जब उमर अब्दुल्ला से पूछा गया कि वक्त क्यों लग रहा है जी हुकूमत साजी के लिए, तो उमर का यह मानना है कि जरूर टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेकिन एक टेक्नोलॉजी का जमाना यह भी था कि गवर्नर हाउस की मशीन खराब हुई। अब की बार वो ऐसा नहीं चाहते हैं, इसलिए हर एक चीज कायदे से चले, आज खुद चले। इसलिए वो इस बात का इंतजार करेंगे कि दिल्ली से जल्दी में इस बात का फैसला हो और सदारती राज जो यहाँ पर इस वक्त सदर राज चल रहा है इसका इख्तिताम हो और सरकार जो है वो बन पाए। उमर का अपना एक मौक़िफ़ इस बारे में है। लेकिन अब ये मुमकिन चेहरों में जो है वो ये माना जा रहा है कि पुराने और नए चेहरों को जगह मिलेगी। पुराने चेहरों में अब्दुर्रहीम राथिर साहब साबिक वज़ीर ख़जाना है, ज़िला बडगाम को रिप्रेजेंट करने कहा जाए, दोबारा भी शायद इन्हें मौका मिले। फिर अली मोहम्मद सागर साहब की सेहत ठीक नहीं है, तो चिमे गोया ये है कि शायद जूनियर सागर को मैदान में उतारा जाएगा। फिर मुबारक गुल जो 7 मरतबा जीत चुके हैं, श्रीनगर से इनका ताल्लुक है, इनकी भी एस्पिरेशंस है बहुत ज़्यादा, और इनका नाम भी पिछले कई दिनों से चिमी गोइयाँ चल रही है कि शायद ये भी अब की बार हो सकता है। तनवीर सादिक जो तर्जुमान है, चीफ स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पहली बार चुनाव लड़े और अच्छे खासे मार्जिन में इन्होंने डाउनटाउन से जीत भी दर्ज की। तनवीर सादिक का नाम भी गर्दिशों में बहुत ज़्यादा बना हुआ है। एजाज जान जम्मू से नौजवान चेहरे हैं, उमर और फारूक के काफ़ी नज़दीक माने जा रहे हैं, इनका भी जनाब नाम चल रहा है, नया चेहरा है, नौजवान चेहरा है, और इन्हें भी मदद मिले, इनको भी काबीना में लाया जाए, इस हवाले से भी गुफ्तगू जो है वो चल रही है। सुरिंदर चौधरी एक वाहिद नॉन मुस्लिम चेहरा है इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, जिसे वो प्रोड्यूस करेंगे, और शायद एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ सुरिंदर चौधरी का जो है वो सामने रखा जाएगा। सज्जाद शाहीन जो चुनाववादी है आपकी एंटायर, जहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले भूचाल के झटके भी आए थे, यहाँ पर इनकी किस्मत जगमगा सकती है और शायद सज्जाद पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भरोसा कर सकती है। इस तरीके की सूरत हाल बन रही है। फिर हसनैन मसूदी साहब साउथ से भी आ रहे हैं, फारूक शाह साहब बारामुल्ला से भी नाम आ रहा है, कैसर जमशीद लोन का नाम सामने आ रहा है, सकीना यत्तू का नाम सामने आ रहा है, फिर पहलगाम से जो मेंबर असेंबली जीत कर आए हैं उनका नाम भी सामने आ रहा है। कुल मिलाकर 10 लेने हैं, लेकिन जो लिस्ट है वो तकरीबन 15 तक बन चुकी है। अब 15 को और फाइन ट्यून करेंगे और लगभग आज शाम तक ये माना जा रहा है कि मशावरतों का सिलसिला मुकम्मल होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर। चूंकि मशावरत जो होगी वो अली मोहम्मद सागर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के बीच होनी है, क्योंकि पार्टी जनरल सेक्रेटरी, पार्टी प्रेसिडेंट, पार्टी वाइस प्रेसिडेंट बैठेंगे, मशावरत करेंगे, फाइनल करेंगे, और शाम तक हो सकता है कि हम आपको एक अच्छी खबर इस हवाले से दे सकें। लेकिन फिलहाल फारूक शाह, सजाद शाहीन, हसनैन मसूदी, सुरिंदर चौधरी, एजाज जान, तनवीर, जूनियर सागर, मुबारक अहमद गुल, अब्दुर्रहीम राथिर, इस तरीके के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन हतमी ऐलान एक्सपेक्टेड जो है, जो हमारे पास हाथ लग सकता है, वो आज शाम तक हो सकता है। इस तरीके की इतलात जो है वो सामने आ रही है। तो ये थी जनाब एक खबर कि उमर क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरीके से फॉर्मेशन हो सकती है, कौन चेहरे सामने आ सकते हैं। लेकिन एक और अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है, और बड़ी खबर आ रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सदर राज खत्म करने के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन दिल्ली भेज दिया, यानी खत किताबत का सिलसिला दिल्ली से शुरू कर दिया गया है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर ने यह दरख्वास्त मरकज को भेजी है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर सदर राज का निफाज जो है इसे खत्म किया जाए, रिवोक किया जाए सेंट्रल रूल। और इस ज़िमन में लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर ने बाज़ाब्ता तौर पर रिकमेंडेशन नई दिल्ली को भेज दी है, और ये रिकमेंडेशन रात देर गए भेजी गई है। और रिकमेंडेशन भेजने के साथ ही अब तमाम तर तैयारियां जो है वो नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट पर होगी, क्योंकि अब 2 ऑप्शंस है दिल्ली के पास। एक ये कि कैबिनेट को एंडोर्स करके रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को भेजी जाए और बाज़ाब्ता तौर पर सदर साहब की दफ्तर से ऑर्डर जारी किया जाए और रिवोक किया जाए सदर राज, और उसके बाद नई हुकूमत के क़याम के लिए अमल जो है वो क्लियर होगा। फिलहाल डेस्क क्लियर हो गया है जी।
फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर ने रिवोकेशन ऑफ सेंट्रल रूल जम्मू कश्मीर के अंदर हटाने की सिफारिश कर दी है। और इस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत जो बनने वाली है, जिन्होंने इस बात का दावा पेश किया कि उनके पास एदाद शुमार है, उनके पास उनके मद्दाहों और हामियों की तादाद है जो हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी है, और वो लिस्ट उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंप दी है। एक और चीज़, एक और कदम जो है वो आगे बढ़ा गया है। दो पॉसिबिलिटीज़ है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि यूनियन कैबिनेट जिसकी सरबराही मरकजी काबीना जिसकी सरबराही वजीर आजम साहब कर रहे हैं, वो बाज़ाब्ता तौर पर एंडोर्स करे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की रिकमेंडेशन को, और फिर रिवोकेशन ऑफ सेंट्रल रूल के हवाले से द्रौपदी मुर्मू साहिबा को रिकमेंड किया जाए, एडवाइस की जाए, ताकि सदर की तरफ से ऑर्डर जारी करते हुए रिवोक किया जाए सदर राज। एक तरफ से ये है, यानी कैबिनेट की मीटिंग हो, कैबिनेट के अंदर ये प्रपोजल आए, वेट हो, उसके बाद जाए। दूसरा ये है कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो भेजा है उसको एज ऑफ इन प्राइम मिनिस्टर साहब टेक ऑन करेंगे और रिकमेंड करेंगे सदर साहिबा को कि आप अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके सदर राज को ख़त्म करें वहाँ पर, और बाद में काबीना का इसमें मंजूरी भी लेनी है, क्योंकि काबीना की मंजूरी दोनों में ज़रूरी है। एक ये कि पहले ली जाए बाद में सदर को भेजा जाए, दूसरा ये कि वज़ीर आज़म साहब रिकमेंड करें सदर को आप ये कर दीजिए, काबीना इसकी मंजूरी दे देगा, तो ये दूसरा ऑप्शन होता है। लेकिन इन दोनों ऑप्शनों में तकरीबन 2 दिन का वक्त है। कल चूँकि दशहरा था, इस हवाले से कोई काम नहीं हुआ, आज इतवार है, लेकिन उसके बरक्स भी हमारी जो इत्तला है वो ये है कि वज़ीर आज़म दफ्तर में कामकाज शुरू हो गया है, और गालिबन आज शाम तक सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू साहिबा को एक रिकमेंडेशन वज़ीर आज़म साहब की तरफ से जाएगी, जिसमें यह कहा जाएगा कि आप सदर राज जो जम्मू कश्मीर के अंदर है इसको ख़त्म करें और अवामी मकबूल हुकूमत की बनने की राह को और ज़्यादा हमवार करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तारीख देंगे फिर किस दिन और सेरेमनी होगी। अगर ये आज होता है तो समझ लीजिएगा कल सुबह तक सदर हिंद के दफ्तर से ऑर्डर जारी होगा, और कल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब को टाइम बताएंगे कि ये टाइम है जी फिजिबल हमारे पास, आप आके और सेरेमनी। यही माना जा रहा है कि ट्यूसडे और वेडनेसडे, लेकिन प्रॉबेबली जो हमारी सोर्सेज है वो बुधवार का दिन है, क्योंकि एक आधा दिन उमर अब्दुल्ला भी लेंगे इनविटेशन बांटने में, क्योंकि अभी तक इनविटेशंस ऑफिशियली कंफर्म नहीं की गई है, क्योंकि डेट आना बाकी है, इसलिए बुधवार का दिन जो है वो प्रॉबेबली सबसे ज़्यादा माना जा रहा है। लेकिन अभी जो बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है वो यही है कि जो रिकमेंडेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से गई है, शायद वज़ीर आज़म दफ्तर उस पर जल्दी करेगा और आज के आज ही सदर हिंद के दफ्तर को भी भेजा जा सकता है। उसके बाद काबीना की मंजूरी भी होगी। ये एक अहम और बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त नई दिल्ली से सामने आ रही है। जी आसिफ। चलिए, ये तो दिन में उम्मीद है कि इस हवाले से कोई पेशरफ्त तो आपको ज़रूर डिटेल्स दी जाएंगी, लेकिन बात उन लोगों की भी करना ज़रूरी है जो जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर काम करते हैं या जिन पर नुमाइंदगी का एक बहुत बड़ा जिम्मा होगा आइंदा दिनों में। यूनियन टेरिटरी के अंदर कहाँ पर कितने लोग पड़े हैं, और MLAs आज के वक्त में यूनियन टेरिटरी के अंदर जो 90 असेंबली हलकों को इस बार रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, कौन कहां से क्या कर सकता है और किसके पास तालीमी काबिलियत किसकी कितनी है, ये भी डिटेल्स चंद सामने आ गई हैं। जम्मू कश्मीर मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके में टोटल जो चीज़ें एनालाइज इस वक्त हम कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरी में 90 में से 70% के आसपास, जो अच्छी चीज़ इस बार है, 70% के आसपास ऐसे MLAs हैं, अराकीन हैं जो यूनियन टेरिटरी के अंदर पढ़े लिखे हैं और या तालीम याफ्ता आप कह लीजिए। अच्छी खासी तादाद में जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों को लगभग ये रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, और तकरीबन 90 MLAs में से 70% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं कम अज़ कम तालीमी काबिलियत उनकी ग्रेजुएट है, यानी मैक्सिमम लोग ग्रेजुएट हैं जो इस बार अलग अलग इलाकों की नुमाइंदगी करेंगे। इनमें बीजेपी के भी शामिल हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी हैं। 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री या PhD आप कह लीजिए हासिल कर रखी है, और जो एक गैर सरकारी तंजीम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसको आप ADR कहते हैं, साथ साथ ये डिटेल्स मुरतब करती हैं। इसके आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक असेंबली इंतखाबात में जो लोग कामयाब होकर आए, बीजेपी के पास 8 ऐसे लोग हैं जो जिन मैट्रिकुलेशन या आप कह लीजिए मैट्रिक पास हैं, और बीजेपी से भी इसके अलावा पेशा वाराना डिग्रियों के साथ 6 ग्रेजुएट और 4 पोस्ट ग्रेजुएट MLAs बीजेपी के पास हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो 42 लोग चुनकर आए, इन आज़ाद उम्मीदवारों के अलावा जिनने बाद में ज्वाइन किया, 42 नशिस्तों में जो लोग जीत कर आए, बड़ी पार्टी बनकर उभरी है,
इसमें पेशा वाराना डिग्रियां या जिन लोगों के पास आज के वक्त में प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, ग्रेजुएट्स हैं, 16 इनकी तादाद है। 16 टोटल नंबर्स है आउट ऑफ 42। बाकी लोग भी पढ़े हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जो हम ग्रेजुएट्स या प्रोफेशनल डिग्रीज की बात कर रहे हैं या अगर इनमें से कोई पीएचडी है तो उनके नंबर्स आपके सामने रख रहे हैं। 16 ग्रेजुएट, 5 पोस्ट ग्रेजुएट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास। बीजेपी के 8 एमएलएज हैं जिनने मैट्रिक को अपनी आला तरीन तालीमी काबिलियत करार दिया है। जो इन्होंने एफिडेविट्स फाइल किए थे जब कागजात नामजदगी दाखिल किए जाते हैं उस वक्त। नेशनल कॉन्फ्रेंस में एमएलएज की तादाद आज के वक्त में ऐसे एमएलएज की सिर्फ एक की तादाद है, एक शख्स ऐसा है जिन्होंने 10वीं पास की है। बाकी मैक्सिमम लोग जो है वो ज्यादा पढ़े हैं। 16 मेंबर्स जिनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, पहले ही आपको बता दिया। बीजेपी के 2 एमएलएज हैं जिन्होंने क्लास 10th का एग्जाम पास नहीं किया है, जबकि इस कैटेगरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मेंबर है जिसने 10th पास ही नहीं की। बीजेपी के पास 4 एमएलएज ऐसे हैं जिन्होंने क्लास 12th का इम्तिहान पास किया है, जिन्होंने 12th क्लियर कर ली है। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप देखेंगे तो ऐसे कानून साजों की तादाद 6 है जिन्होंने 12th क्लियर कर ली है, मतलब 12वीं से ज्यादा वो पढ़े हैं, 12वीं जमात पास हैं। नए असेंबली मेंबरान की तालीमी काबिलियत जो मजमूई इस रिपोर्ट से या एडीआर के आदादोशुमार से पता चलता है, 4 एमएलएज ने 10वीं जमात का इम्तिहान पास ही नहीं किया, जबकि 9 मैट्रिक पास हैं। 8 जो अलग से हमने बीजेपी के आपको भी बताएं। 1 दर्जन एमएलए ऐसे हैं क्लास 12 सबसे ज्यादा तालीमी काबिलियत है। 16 ग्रेजुएट या पेशा वाराना जो प्रोफेशनल डिग्रीज आपको जिनको कहते हैं, 32 ऐसे लोग हैं जो मुकम्मल तौर पर ग्रेजुएट्स हैं और जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी के पहले, जबकि 12 मेंबरान जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां मुकम्मल कर ली हैं। इस बार असेंबली में जो लोग जाएंगे इनमें 3 लोग ऐसे होंगे जिनके पास डॉक्टरेट की डिग्री होगी, डॉक्टरेट डिग्री होल्डर्स होंगे, पीएचडी होंगे। 2 डिप्लोमा होल्डर्स भी इनमें शामिल हैं। आदादोशुमार से यह भी पता चलता है कि 90 में से 9 एमएलएज के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमात या क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं। इनमें से 8 को संगीन इल्जामात का सामना है जिनकी सजा 5 या इससे ज्यादा साल है। यानी आपके पास 90 में से 8 ऐसे एमएलएज हैं जिन पर सख्त किस्म के इल्जामात हैं, केसेस लगे हैं और क्रिमिनल चार्जेस हैं। 5 एमएलएज का ताल्लुक एनसी से है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से। 4 को संगीन इल्जामात का इन 5 में सामना है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। बीजेपी के 2 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं जो इस बार एमएलए चुन कर आए, संगीन मुजरिमाना मुकदमात का यानी क्रिमिनल केसेस का सामना है। दीगर 2 का ताल्लुक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से है और आम आदमी पार्टी से भी 1 मेंबर जो उनका डोडा से चुनकर आए। इस बार फौजदारी मुकदमात या क्रिमिनल केसेस आप कहें तो एमएलएज की तादाद में इजाफा हुआ है। जिन लोगों ने कागजात भी पहले दाखिल करवाए थे उनकी तादाद भी ज्यादा थी, तकरीबन 63%, लेकिन जो चुन कर आए उनमें से 9 लोग, जबकि साबिका रियासत में जो 87 लोग थे उन पर कम केसेस थे। आज के वक्त में जिन लोगों ने सबसे पहले अप्लाई किया उसके बाद जीत कर आए, लेकिन ये कुल मिलाकर वो आदादोशुमार है। कुल मिलाकर अब ये एडीआर बता रहा है, क्योंकि ये आदादोशुमार आपको पता होने चाहिए, इसलिए हम ये खंगाल कर हर चीज बड़ी बारीकबीनी से निकालते हैं कि अब की बार असेंबली पर एक बहुत बड़ा रोल है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो वहां पर कितने पढ़े लिखे हैं आपके सामने हमने रखा। अगर कोई इनमें से कैबिनेट में जाता है तो उसके पास विजन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट क्या है, उसके पास विजन ऑफ स्टेट क्या है, वो इस बात से अक्कासी कर सकता है। तो अब की बार हम एक्सपेक्ट करें जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिली ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन पर भी एक लगाम कस सके, जो इस वक्त आपको कहीं ना कहीं बेलगामी नजर आ रही थी। तो दूसरी तरफ से रियासती आवाम को भी कहीं ना कहीं, जम्मू कश्मीर के एंटायर लोगों को भी कोई ना कोई फायदा मिले। एक तरफ से ये है जो हमने आपके सामने रखा कि एंटायर असेंबली का हाल क्या है। दूसरी तरफ इसी असेंबली के अंदर एक और हिस्ट्री रकम हो चुकी है, और ये हिस्ट्री जो है वायनाटी कम्युनिटी ने रकम की है, और ये हिस्ट्री जो है अब की बार सरदारों की तरफ से लिखी गई है, सिख कम्युनिटी की तरफ से लिखी गई है, क्योंकि पहला सिख एमएलए इलेक्ट हो गया जी जम्मू कश्मीर असेंबली में तकरीबन 37 ईयर्स के बाद। आफ्टर ए लॉन्ग गैप ऑफ 37 ईयर्स, 33 सालों के बाद सरदार एमएलए जो है, सिख एमएलए जो है वो इलेक्ट हो गया। डॉक्टर नरिंदर सिंह जिनका ताल्लुक आरएसपुरा जम्मू साउथ सीट से है, जिसको वो रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट असेंबली के अंदर, और 37 साल के वक्फे के बाद इस सीट पर किसी सरदार एमएलए ने अपनी दावेदारी दी और जीत के साथ हमकिनार भी हुआ है। लास्ट टाइम हमने देखा कि 2 सिख एमएलए इलेक्ट हुए थे, एक गांधीनगर से हुआ था, एक आरएसपुरा असेंबली सेगमेंट से हुआ था। ये हम आपको प्री 96 वाली कहानी बता रहे हैं। 1987 में ये चीज़ हमने देखी थी कि 2 सिख एमएलए इलेक्ट
इलेक्ट हुए थे जम्मू प्रोविंस से, एक गांधीनगर से हुआ था, एक आरएसपोरा असेंबली सेगमेंट में हुआ था और इट वाज अराउंड 87। और जब आप इसको और खंगालते हैं तो डॉक्टर नरिंदर सिंह एक रिफ्यूजी है, पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर जिसे POJ के आप कहते हैं, वहाँ से इनका ताल्लुक़ है और यहाँ पर ये 47 के बाद आए हैं और यहाँ पर उन्होंने अपनी बेस इस तरीके की बनाई कि चुनाव में आए और चुनावी दंगल भी जीता है। लास्ट टाइम जो सिख MLAs इलेक्ट हुए थे स्टेट असेंबली 1987 में, तो वो दो प्रोमिनेंट फेसेस कौन थे? सरदार रंगील सिंह साहब, एक इनका ताल्लुक कांग्रेस कैंडिडेट की हैसियत से ये जीते थे, और उसके साथ साथ HS बाली साहब थे जो आज़ाद उम्मीदवार थे जिन्होंने विक्ट्री दर्ज की थी। सरदार रंगील सिंह साहब इलेक्ट हुए थे आरएसपोरा से, आरएसपोरा की सीट से ये जीत कर आए थे और इसी तरीके से HS बाली साहब जो थे वो गांधीनगर से अपनी कामयाबी को दर्ज कराने में कामयाब हुए थे। अगरचे आप डिलिमिटेशन के बाद देखेंगे ये सीट काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसे आप आरएसपोरा साउथ सीट कहते हैं। यहाँ पर एक स्टॉलवर्ट कांग्रेस के लड़ रहे थे रमन भल्ला साहब, उनके मुकाबले में डॉक्टर नरिंदर सिंह साहब लड़ रहे थे और दोनों के बीच टग ऑफ वॉर बड़ा ज़बरदस्त था। फाइनली डॉक्टर नरिंदर सिंह ने यहाँ से जीत दर्ज की और 37 साल का जो वक्फा बीच में था माइनॉरिटी कम्युनिटी का कि इलेक्शन के ज़रिए से वो इलेक्ट होकर नहीं आ रहे थे, ये वाली सीट जो है आरएसपोरा असेंबली सेगमेंट जो है यहाँ से उन्होंने जीत दर्ज की है और 37 इयर्स का जो ब्रेक था वो इन्होंने तोड़ दिया है। बीजेपी का इनका ताल्लुक है और इस तरीके से माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पर नजर आएंगी। ये थी जनाब MLAs के हवाले से गुफ्तगू। वक्त हो गया जी, बताया जा रहा कि ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर तो हम जाएंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार जब आएंगे, चुनाव एक तो मुकम्मल हुआ है लेकिन दूसरा चुनाव जो होने जा रहा है वो रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी अब होगी। अब ये कौन सा चुनाव होगा जो रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी करार दिया गया, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। फिर मेडिकल काउंसिल को अरसर नौ तश्कील दिया गया है, कौन से मेंबरान इसमें लाए गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे उन तलबा की भी जो बाहर से तो पढ़कर आए हैं लेकिन इंटर्नशिप के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। चलिए जनाब, ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। इतवार का दिन है, चाय की चुस्कियां आप पीते रहिए और हम आपको जरा चुनाव की गर्माहट से और गर्म कर देते हैं। एक चुनाव तो मुकम्मल हुआ जहां पर आपने असेंबली के लिए वोट डाले, लेकिन कमर कस लीजिएगा,
एक और चुनाव के लिए। लेकिन थोड़ा सा कीजिएगा इंतजार, क्योंकि पंचायत के इंतखाबात भी होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, और पंचायती इंतखाबात रवा साल के अंदर नहीं होंगे, क्योंकि इतलात और खबर यह है कि जम्मू कश्मीर पंचायत इलेक्शन का काम नई हुकूमत देखेगी, और बाज़ाब्ता तौर पर जो ओबीसी कमीशन बनाया गया है उनकी रिकमेंडेशन नए वजीर आला उमर अब्दुल्ला को सौंपी जाएगी, जिसके बाद उमर वाली हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस मखलूत हुकूमत जो है इस बात का फैसला करेगी कि चुनाव कब कैसे करवाने हैं, और साथ साथ ये भी फैसला करेगी कि जो रिकमेंडेशन से दी गई है क्या इसे तस्लीम किया जाए या इसमें कुछ तरमीम की गुंजाइश भी बनेगी। तो पंचायत इलेक्शन का जो बिगुल हम सोच रहे थे शायद दिसंबर जनवरी के आसपास बजेगा, ये तकरीबन मार्च के बाद होता हुआ जा रहा है, और एदाद-ओ-शुमार ये बता रहे हैं कि 6.5 मिलियन वोटर्स लोकल गवर्नेंस के लिए वोट डालेंगे। कमीशन ने फाइनलाइज की है अपनी रिपोर्ट, और नई हुकूमत को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। प्रोसेस और डिलिमिटेशन ऑफ पंचायत जो है वो नवंबर दिसंबर में शुरू होगा। जब ये नवंबर दिसंबर में शुरू होगा तो हमने आपको क्या कहा, मार्च अप्रैल के बाद चुनाव होंगे, तो याद रखिएगा ये। और नई डिमार्केशन ऑफ म्युनिसिपल बॉडीज, यानी जब आप डिमार्केट करेंगे आप नए इलाके कौन से रखने हैं कौन से काटने हैं, तो ये भी जनाब म्युनिसिपल बॉडीज का शुरू होगा, और तकरीबन ये 2 से 3 महीने का वक्त लेगा। उसके बाद ही मार्च अप्रैल के बाद चुनाव हो सकते हैं। लास्ट टाइम पंचायत का जो चुनाव था, जो एक्सपायर हो गई है तमाम पंचायतें, वो 9 जनवरी सन 2024 को हुई है। लेकिन हुकूमती इदारों का ये मानना है कि जो 3 रुकनी कमेटी ओबीसी कमीशन बनाया गया था, जिसकी सरबराही रिटायर्ड जज जनक राज कोतवाल साहब कर रहे थे, उनके साथ रिटायर IAS अफसर राजकुमार भगत साहब थे, उनके साथ फॉर्मर डीन शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू प्रोफेसर मोहिंदर सिंह साहब थे। इन्होंने अपना काम लगभग मुकम्मल कर दिया है ओबीसीज के हवाले से जम्मू कश्मीर के अंदर, और पॉपुलेशन एसेस और दीगर चीज़ें कर दी है, और हतमी रिपोर्ट उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत को सौंपी जाएगी। जम्मू कश्मीर के अंदर 4291 पंचायतें हैं, इसी तरीके से 33,557 सरपंच हैं, और जब आप और इसको खंगालेंगे अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स तो आपको पता लगेगा उधमपुर, रामबन, पुंछ ऐसे इलाके हैं जो इंतहाई हसास माने गए हैं, और कश्मीर सूबे के अंदर श्रीनगर समेत बारामूला और दीगर इलाकों को भी इसी जुमरे में रखा गया है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, इमरान नाइकू मजीद इस बड़ी खबर पर हमारे साथ है। इमरान, एक तरफ से असेंबली के इंतखाबात मुकम्मल हुए हैं, दूसरे इंतखाबात की तैयारी में कमीशन जुट चुका है। ओबीसी कमीशन उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, तो हम क्या माने कि अप्रैल आते आते नए सिरे से पंचायत के चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर, म्युनिसिपल बॉडीज के चुनाव पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे? जी, यकीनी तौर पर जैसे कि आपने भी कहा कि जो पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज या काउंसिलर्स जिन्हें हम कहते हैं, उनका जो टेन्योर है वो 2023 नवंबर में ख़त्म हुआ था, और उसके बाद ये एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही थी कि शायद इसी साल यानी कि मार्च अप्रैल या मई तक शायद वो इंतखाबात मुनक्किद होंगे। लेकिन इस दौरान पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शंस भी हुए, और फिर ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि अब दिसंबर और नवंबर के बीच में या आखिर तक ये इंतखाबात जो है अर्बन लोकल बॉडीज के भी और पंचायत के भी मुनक्किद किए जाएंगे। लेकिन अब ऐसा बजाय नहीं दिखा है, जिसके आपने भी कहा कि अब यहाँ पे पंचायत डिलिमिटेशन का मामला है वो पहले कंप्लीट करना है, और डिलिमिटेशन के बाद ही जो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी उसके बाद यहाँ इंतखाबात हो रहे हैं। और दूसरा ये कि जो ओबीसी कमीशन का जो आपने जिक्र किया, जो बनाया गया था, इसमें 3 रुकनी कमेटी, जिसमें एक रिटायर्ड जज, एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर और एक प्रोफेसर भी थे स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी के। और हालांकि आपको याद होगा कि 2023 दिसंबर में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में ये जो पंचायत राज एक्ट 1989 को अप्रूव किया गया था, और इस कमीशन के लिए, और उस एक्ट के उस रिकमेंडेशन के बाद ही, अमेंडमेंट के बाद ही ये कमीशन बनाया गया था। और इस कमीशन को अदर क्लास जो है, जो
रिजर्व क्लास जो यहाँ पे उनको इन पंचायत में रिजर्वेशन देने के लिए एक कमीशन बनाया गया था। और साथ साथ पार्लियामेंट में भी इस पर एक बिल लाई गई थी ताकि न सिर्फ यहाँ असेंबली इलेक्शंस के लिए रिजर्वेशन विमेन के लिए 33% रिजर्वेशन, बल्कि एक बिल पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के लिए भी रिकमेंड की गई थी ताकि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है पंचायत में उनको रिजर्वेशन मिले। फिलहाल ओबीसी कमीशन ने तो अपना रिपोर्ट फिलहाल तैयार किया है, लेकिन अब जो नई हुकूमत बनेगी, जैसे आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला की जो वज़ीर आला होंगे, अब कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पे एक अवामी हुकूमत की तश्कील होगी। ये अब उस हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस रिपोर्ट को देखेंगे, खंगालेंगे और उसके बाद उन्हें मंजर आम पे लाया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि जो नई हुकूमत होगी वो अपने तरीके से सारे मामलात को देखेगी, जिस तरीके से ये ओबीसी कमीशन अपनी रिपोर्ट जो सबमिट करेगी नई हुकूमत के लिए, तो उस हुकूमत में भी वो एक्सपर्ट्स है, वो कानूनदान है या वो लोग हैं जो पंचायत के सिस्टम को या पंचायत राज को अच्छी तरीके से जानते हैं। 1973 की अमेंडमेंट को, 1989 जो पंचायत राज एक्ट है, उसको बड़ी बारीक बीनी से अच्छी तरह जानते हैं और वो पहले इसको पूरी तरीके से मॉनिटर करके देख के फिर, इसीलिए मैं समझता हूँ, ये जैसे आपने भी कहा कि अब ये नवंबर दिसंबर के बजाय शायद मार्च अप्रैल या मई तक भी जा सकता है, जिसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर दूसरी तरफ भी देखा जाए कि पहले अमरनाथ यात्रा के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पंचायतें नहीं है हमारे पास, तो फिर ग्रांट्स का भी मामला बनेगा। जो दिल्ली से फंड्स आने थे पंचायतों के लिए, उस पर भी एक सवाल उठेगा जी। जो ग्रांट्स वाला मामला है, अगर यहाँ पर हम पंचायतें और काउंसिल्स को फिलहाल टाल देते हैं, अप्रैल मई तक चला जाता है, दैट मीन जब नेक्स्ट बजट सेशन हमारा होगा तो उसमें तो ग्रांट्स पर सीधे सीधे फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक गाइडलाइन है कि जब आपके पास इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है तो पैसा भी उसी तरीके से ज्यादा मिलता है। देखिए, आप जब 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में आईनी और सियासी इंतजामी तब्दीलियां हुई तो सबसे पहले हुकूमत की तरफ से 3 टायर पंचायत सिस्टम को ग्राउंड लेवल पर या ग्रास रूट लेवल पर एस्टैब्लिश करने की बात हुई और पूरे मुल्क में ये कहा गया कि पहली बार जम्मू कश्मीर में 3 टायर पंचायत सिस्टम को एस्टैब्लिश किया जा रहा है, जिस तरीके से डीडीसी, बीडीसी और अर्बन लोकल बॉडीज और फिर पंचायत के इंतखाबात हुए। यकीनी तौर पर उस पर सवालात होंगे, लेकिन आप टेक्निकली अगर आप देखेंगे या रिसर्च जिस तरह हमने देखिए, जब से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओज को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, जब से पंचायत का ये जो टेन्योर खत्म हुआ है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटी है वो बीडीओज को दी गई है, तब से अभी तक तकरीबन 100 से ज्यादा बीडीओज ने कोई भी ग्राम सभा की मीटिंग, जिसकी कई सारी रिपोर्ट्स भी सामने आई है। और आप इस चीज से ये देख सकते हैं कि जितना इसमें डिले होगा इस पे सवालात भी खड़े होंगे। जो बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, श्रीनगर से अपडेट करने के लिए कि मुश्किलात है अभी, लेकिन इंतजार करना होगा। नई हुकूमत के सामने अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन अपनी रिपोर्ट रखेगा, जिसके बाद नई हदबंदी के तहत चुनाव पंचायतों और बल्दियाती इदारों में कराए जा सकते हैं। और ये इंतखाबात इस साल नहीं होंगे, अगले साल ये इंतखाबात हो सकते हैं हो, और इस ज़िम्मन में अब तमाम नजरें जो है नई हुकूमत पर रहेंगी। इसके साथ साथ एक और चीज़ इसमें पूछी जा रही है कि कल को जब कमीशन की रिपोर्ट सरकार के पास जाएगी, कुछ लोगों ने इस पर नाराजगी इस हिसाब से जाहिर की थी कि 8% ओबीसीज को रिजर्वेशन है, मुल्क के बाकी हिस्सों में कम। अगर हुकूमत चाहे तो क्या उसके पास इख्तियार होगा कि इसको बढ़ा या कम किया जा सकता है? देखिए, रिकमेंडेशंस सरकार के पास दायरे इख्तियार तो होता है, लेकिन अब जो नई व्यवस्था हमारे पास है 5 अगस्त 2019 के बाद, उसके बाद काबीना इसमें कितना काम कर सकती है देखना होगा। अगरचे ये स्टेट सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन आई थिंक विदाउट कंसेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर वो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब देखना होगा कि पहले जब रिपोर्ट सामने रखी जाएगी उसमें लिखा क्या होगा। अब बाहर तो बातें बहुत सारी चलती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब रिपोर्ट सामने आएगी, उस रिपोर्ट के अंदर किसको कैसे किया होगा और फिर डिलिमिटेशन कैसे की होगी, वो सबकी नजर में रहेगी। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। जरा बात एक और अहम और बड़े फैसले की करते हैं। ये अहम और बड़ा फैसला मेडिकल काउंसिल के हवाले से है, और हुकूमत ने फिलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने नए सिरे से मेडिकल काउंसिल के क़याम को मंजूरी दे दी है और नए मेंबरान की तैनाती के हवाले से हुक्मनामा जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, दोबारा से तश्कील दिया है मेडिकल काउंसिल को, और डॉक्टर सलीम खान को बहश्त सदर मेडिकल काउंसिल दोबारा नामजद किया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है सेक्शन 98 जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत, और जम्मू कश्मीर मेडिकल
काउंसिल के अंदर नए 6 मेंबरों की तैनाती भी कर दी गई है। और ये एक्सरसाइज जब हुई है सेक्शन 98 जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, और उसमें पार्शियल मॉडिफिकेशन जो हुई थी SO 362 2021 के हवाले से, उसके तहत ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल बाज़ाब्ता तौर पर यह मंजूरी दे दी कि नए काउंसिल ऑफ मेंबर जिनमें डॉक्टर विशाल आर टंडन मेंबर के तौर पर होंगे, और उसके साथ साथ डॉक्टर महनाज सुल्तान खूरू इसको मेंबर के तौर पर रखा गया है, और उसके साथ साथ GMC श्रीनगर से डॉक्टर संदीप डोगरा साहब को रखा गया है। प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी है ये GMC जम्मू के अंदर। डॉक्टर आसिफा नज़ीर एसोसिएट प्रोफेसर है माइक्रोबायोलॉजी GMC श्रीनगर की, और डॉक्टर ज्योति जॉली चीफ मेडिकल ऑफिसर और इंचार्ज डिविजनल न्यूट्रिशन ऑफिसर जम्मू है, जिन्हें नामजद किया गया है। और काउंसिल अगर आप पुरानी काउंसिल में देखेंगे तो डॉक्टर सलीम रहमान, डॉक्टर इकबाल सोफी, डॉक्टर राजेश्वर शर्मा और डॉक्टर चंद्रकला क्लैश जो थे वो मेंबर किए गए थे। और नए मेंबर किस तरीके से एंटायर जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करेंगे, और सेक्शन 98 जो जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का है, उसके तहत नए सिरे से मेडिकल काउंसिल को तश्कील दे दिया गया है, और डॉक्टर सलीम खान को फिलहाल सदर यहाँ पर मुंतखब कर दिया गया है। तो बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से नई काउंसिल की तश्कील के बाद, जिसका काफ़ी वक्त से हम देख रहे थे, क्योंकि नई काउंसिल बननी थी, पुराने मेंबर्स को इसके बाद मुमकिन था कि तब्दील किया जाए, ये तो एक फैसला। लेकिन साथ साथ ज़रा के हवाले से बात हो रही है, तो बात अब जरा उन नौजवानों की भी जो मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में आला तालीम याफ्ता है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से या फिर मुख्तलिफ दुनिया के बड़े इदारों की जानिब से या इदारों में पढ़ कर आए हैं, और जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त बतौर मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं। उस फहरिस्त में हैं फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आप कह लीजिए या मेडिकल ग्रेजुएट्स। नीट PG का इम्तिहान अगले साल होने जा रहा है, लेकिन मुश्किलात हैं कि पीछा इन लोगों का नहीं छोड़ रही है। मौजूदा वक्त में फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स काफ़ी और बुरी तरीके से इनका काम भी मुतासिर हुआ है, मुश्किलात हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इंटर्नशिप के हवाले से जो गुज़श्ता बरस शिकायतें मौसूल हुई थी, साल 2024 भी ख़त्म होने जा रहा है, उन शिकायतों को अब तक इंतज़ामिया या मुतलका हुकाम दूर करने में नाकाम साबित हुई। एक तो ये कि बाहर से पढ़कर आए मेडिकल ग्रेजुएट्स कहलाए, लेकिन बात या जिम्मेदारी जब जम्मू कश्मीर मेडिकल काउंसिल की थी, तो इस बार जम्मू कश्मीर के अंदर जिस हिसाब से काउंसिल का निज़ाम चल रहा है, जिस पर मुसलसल दबाव रहा, इंटर्नशिप सीटें कम होना, ये बड़ी परेशानी उन तलबा के लिए, उन नौजवानों के लिए जो मुल्क के बड़े इदारों से या प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से पढ़कर आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने साल 2025 में अगले साल इम्तिहान होना है नीट PG का, शायद इसको भी मिस करें। उसकी वजूहात ये हैं कि एक तो सीटें कम, और दूसरा काउंसिल अब नए सिरे से काउंसिल बनी है, शायद किसी हिसाब से कोई फ़र्क महसूस किया जाए, लेकिन लगता नहीं, चूँकि वक्त इतना ज़्यादा नहीं। तो ये मायूस कुन कारकर्दगी जो मेडिकल काउंसिल की है, उस पर भी वो भी एक मसला बना हुआ है। दूसरा, आज के वक्त में जिन नशिस्तों पर जहाँ इंटर्नशिप हो रही है, उनमें वक्त गुजरने के साथ इजाफा इन मेडिकल ग्रेजुएट्स के मुताबिक होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। और इस सिलसिले में ये भी बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन का सिलसिला और जो काउंसलिंग की डेडलाइंस थी वो ख़त्म होना भी एक मसला है, जिससे ये पता चलता है कि अगले साल 2025 में जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होने जा रहा है, जो बहुत कम जो मौके तलबा को मिलते हैं, उनमें से एक मौका इन नौजवानों के लिए था, लेकिन शायद ये जो रजिस्ट्रेशन का अमल, बाकी सारी चीज़ें बंद होना, ये उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इरफान फाजिल के पास चलेंगे, हमारे साथ इस वक्त श्रीनगर से ज्वाइन किए हैं। इरफान फाजिल के पास सीधा चलेंगे। इरफान, क्या मज़ीद तफसीलात आपके पास इस हवाले से हैं? और मेडिकल काउंसिल तो नए सिरे से तश्कील पाई है, लेकिन इक़दामात यहाँ से आगे क्या होंगे? ये जो इस वक्त एक किस्म का स्ट्रेस वाला वक्त है, या जिस दौर से ये नौजवान गुजर रहे हैं, पुरुमीद थे मगर चीज़ें उनके मुताबिक अब तक नहीं गई। इंटर्नशिप सीट्स का कम होना, दूसरा हिकमत अमली जो मेडिकल काउंसिल की है उस पर भी सवालिया निशान है। क्या मज़ीद चीज़ें हैं जो इसमें आप खंगाल पाए हैं, जो इस वक्त मुश्किलात या परेशानी का सबब इन सैकड़ों नौजवानों के लिए बन रही हैं? देखिए आसिफ साहब, जहां तक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का ताल्लुक है, अभी अगर देखा जाए क्रिटिकल शॉर्टेज है इंटर्नशिप सीट्स को लेकर, जो कि आप खुद बता रहे हैं, जिसमें GMC अक्रॉस और UT की अगर मैं बात करूं, देखिए ग्रेजुएट्स ने जिस तरीके से देखा एक रिस्पॉन्स, खासतौर पे एक फेयर लूजिंग
मतलब एक साल जो है उनका जाया हो रहा है, और साथ ही साथ तकरीबन तकरीबन आधा एक और साल भी जाया हो रहा है, जिसकी वजह से डिस्पाइट मैं कहूंगा कि अर्लियर निकली थी, ताकि अकोमोडेट किया जाए स्टूडेंट्स को और उनका जो स्लो एंड इफेक्टिव पेस है एक्शंस के साथ जोड़ा जाए। मगर काउंसिल के हवाले से अगर मैं रिसेंटली बात करूंगा, स्टूडेंट्स की खास तौर पे एडवाइस और रजिस्टर ये है कि कई सारी चीजें क्लोज हो चुकी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के मामला को लेकर कहीं जगह नहीं है, और एफएमजी जो है अभी मेडिकल काउंसिल के साथ वो चाहते हैं कि एक स्विफ्टली एक्ट हो, यानी सिचुएशन को रिस्क पे ना डाला जाए, फ्यूचर उनका डैमेज ना हो, रेपुटेशन खास तौर पर मेडिकल काउंसिल की बाज़ाब्ता तौर पर बरकरार रहे। अब अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन को लेकर, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक फॉर्मल लेटर भी लिखा है हेल्थ एंड मेडिकल काउंसिल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंटर्न सीट्स को जो है वो बढ़ाया जाए, डिस्पाइट जो कि क्लेरिफाई एफएमजी एग्जाम्स है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, अप्रोक्सीमेटली 120 डॉक्टर्स करंटली अभी ऐसे हैं जो कि इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स पर है, उसमें खाली 20 सीटें हैं जो कंफर्म हो पाई है। रेस्ट मेनी अदर स्टेट्स ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दी गई है, जिसमें कोई काउंसलिंग नहीं है और कोई डेडलाइन नहीं है। और दूसरी जानिब अगर मैं देखूं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स के साथ साथ भी कई सारी चलिए, चीजें जो बहुत है शुक्रिया वो इरफान फाजिल एक्सेप्ट हमारे नहीं साथ की। ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल मामला है फॉरेन ग्रेजुएट्स का जो डॉक्टरेट करके बाहर से आए हैं, उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि वो एक एग्जामिनेशन यहाँ होता है जिसे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन कहा जाता है, एफएमजीसी, वो क्लियर करे। उसके बाद उनकी इंटर्नशिप जम्मू कश्मीर के अंदर भी हो सकती है। और फिल वक्त ये माना जा रहा है कि तकरीबन 120 डॉक्टर्स ऐसे हैं जो इंटर्नशिप पर आ चुके हैं, लेकिन 120 सीटें देनी थी, लेकिन 20 ही कंफर्म कर दी गई है मेडिकल काउंसिल की तरफ से। और इस तरीके से जो बाहर से तालीम हासिल करके फिर इस इम्तिहान को क्वालिफाई भी कर चुके हैं, अभी तक उनके लिए कोई भी बुनियादी रिलीफ जो है वो नहीं दिया गया है। बड़ी बात ये कि मेडिकल काउंसिल की तरफ से जो लैल किया गया है, उसकी वजह से इन तलबा का मुस्तकबिल तारीख हो रहा है, क्योंकि एक इम्तिहान जो NET और PG एग्जामिनेशन 2025 है, उस हवाले से भी सूरत हाल जो है वो मखदूज बनती हुई नजर आ रही है। और जो दीगर कॉलेज और GMCs के अंदर इन्हें कहा जा रहा है कि आप जाकर इंटर्नशिप वहाँ करें, वहाँ पर विंडोज़ क्लोज हो गई है। और इस तरीके से जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, उन्हें यहाँ पर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया जा रहा है। और मेडिकल काउंसिल जो अब नए सिरे से बना है, उम्मीद है कि वो इस मामले को पूरी तरह से टेकअप करेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आसिफ आपको बताएंगे कि शहर श्रीनगर के अंदर एक नई परेशानी है, और ये नई परेशानी उस जंगली जानवर की है जो शहर के अंदर घूम रहे हैं। एक तो इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, फिर आपको यह भी बताएंगे कि अदालतों के अंदर काम करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी है क्या, वो बात भी बताएंगे आसिफ आपको छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहेगा हमारे साथ, छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम सलाम जे के आप देख रहे हैं। 9:30 बज चुके हैं। 10 मिनट बाद आप कॉल करना शुरू करें। 9:40 पर फ़ोन लाइंस ओपन हो जाएंगी, आप कॉल कीजिएगा और 9:42-43 पर आपकी कॉल्स रिसीव होंगी। आप यानी 20 मिनट्स में कोशिश रहेगी कि 15 मिनट आपको कॉल्स के लिए दिए जाएँ। शुरुआत मज़ीद कुछ खबरों की करते हैं और बात सबसे पहले उस कंपनी की जिसने उसी तरीके से फ्रॉड शहरियों के साथ किया जैसे कश्मीर सूबे के अंदर दिसंबर में एक फ्रॉड सामने आया था। क्रिएटिव नाम की एक कंपनी साल 2023 में जो एक फ्रॉड हुआ था और इसी तरह का एक माली फ्रॉड आप कह लीजिए हरियाणा की एक कंपनी ने किया। क्रिएटिव जो कंपनी श्रीनगर और आसपास के इलाकों में 59 करोड़ रुपए लेकर यहाँ से चल पड़ी थी, दफातर खोल कर रखे थे। उसी तरह की एक कंपनी हरियाणा से चंद लोग आकर जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों से पैसा ले रहे थे और ये कह रहे थे कि आपकी आमदनी दुगना कर दी जाएगी, जितना पैसा आप देंगे वो डबल हो जाएगा। इस सिलसिले में क्राइम ब्रांच को कुछ इतलात मौसूल हुई, तहरीरी शिकायतें गई, रिटन कंप्लेंट्स गई और आमदनी दुगना करने का ये झांसा या लालच देने वाली कंपनी जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए ये मुतालबा किया गया है। और ये मल्टी करोड़ स्कैम एक तरह से है। कश्मीर में अभी इस तरह की कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जम्मू के अंदर हरियाणा से आकर एक कंपनी इस तरीके से काम करती है और एजेंसीज की आप कह सकते हैं उनकी नज़रों से दूर रहना ये अपने आप में इन कंपनियों की एक तरह से कामयाबी है और यहाँ पर एजेंसीज की नाकामी भी। ज़रा इस पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ शिल्पा शर्मा ज्वाइन की हैं। शिल्पा, क्या डिटेल्स हैं, कंपनी कौन सी है, कितने लोगों को इस फाइनेंशियल फ्रॉड का हिस्सा बनाया गया जिसकी डिटेल्स अब पुलिस के पास शायद पहुंची हैं? हरियाणा बेस्ड ये कंपनी है और लोगों से जो है वो पैसा ऐंठा गया, करोड़ों रुपए की जो है वो ठगी की गई है। लोगों को कंपनी ने ये कहा कि आप जो है वो पैसा लगाइए और उसके बाद आपका पैसा जो है वो डबल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जहां पर क्राइम ब्रांच को एक कंप्लेंट जो है वो रिसीव होती है और कंप्लेंट रिसीव होने में यानी कि उस पे ये कहा गया कि करोड़ों रुपए की जो है वो ठगी की गई है, लोगों से जो है वो पैसा ऐंठा गया है और जिस प्रकार से एमडी जो कंपनी के एमडी है, डायरेक्टर है, उन्होंने जो है वो पैसा ठगा है। और इसमें कई और लोग भी शामिल है जो कंपनी को प्रमोट कर रहे थे। महाराष्ट्र के वो रहने वाले हैं और यहाँ पर जम्मू में जो है वो अलग अलग नाम से रह रहे थे, अलग अलग नाम जो है वो उन्होंने अपना रखा हुआ था और वो जो रहने वाले हैं वो महाराष्ट्र के रहने वाले। देखिए, इन लोगों ने जो है वो 2 करोड़ से अधिक ठगी की है, जहां पे आपराधिक साजिश और साथ ही साथ पैसे को दोगुना करने के बहाने 2 रुपए की जो है वो ठगी करके धोखाधड़ी की गई है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मामले को जो है वो दर्ज किया गया है क्राइम ब्रांच ने, जहां पर 420-120 बी आरपीसी के तहत जो है वो मामले को दर्ज किया गया है। चीटर और फ्रॉडर्स के खिलाफ करीबन 6 लोग हैं, जिसमें एमडी है और साथ ही साथ डायरेक्टर है कंपनी के, और भी बाकी लोग हैं जो कि जम्मू से भी हैं और महाराष्ट्र से भी हैं। फिलहाल उन्हें जो है उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर को रजिस्टर किया गया और आगे की इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। लेकिन इससे पहले की बात करें तो जिस प्रकार से आपने कश्मीर का कहा, लेकिन जम्मू की अगर मैं बात करूं तो जम्मू में भी 3-4 महीने पहले जो है वो इसी प्रकार से एक प्राइवेट कंपनी थी जहां पर पैसा लगाया गया था लोगों ने और उसके बाद पैसा इसी प्रकार से कहा गया था कि पैसे को डबल कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और उसके बाद उस कंपनी को जो है वो सील कर दिया गया था। और एक और मामला अब फिर से देखने को मिला। देखिए, वो लाखों का मामला था लेकिन ये करोड़ों का मामला है, जहाँ पर 2 करोड़ से भी अधिक जो है वो ठगी करके जो है वो धोखाधड़ी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा डिटेल्स देने के लिए। ये वो कंपनी है जिसका नाम फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड है। हिसार हरियाणा से इन लोगों का ताल्लुक है। तो कोई भी आपके साथ रब्ता करने की कोशिश इस नाम से करते हैं तो बचिएगा। हमें दिसंबर 13 का एक वाक़या याद है। कश्मीर के अंदर बडगाम से, सेंट्रल कश्मीर के श्रीनगर से कुछ लोग बाहर आए और कहा कि क्रिएटिव नाम की एक कंपनी जिसने बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू के नरवाल में, श्रीनगर के अंदर, बडगाम में और कई एक इलाकों के अंदर दफातर खोल कर रखे थे, एम्प्लॉयज़ रखे थे और कश्मीर में और जम्मू में मारूफ यूट्यूबर्स, कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने इन कंपनियों को फ़रोग देने के लिए या अपना काम सही तरीके से करें, इनको एडवर्टाइज भी इनको किया गया अपने चैनल्स या पोर्टल्स के ज़रिए। बाद में जाकर पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि केरला तक इसके तार जुड़े थे। 59 करोड़ रुपए कश्मीर के कई लोगों ने, हमारी आमदनी दुगनी होगी, जितना पैसा दिया वो 1 महीने में डबल होकर वापस मिलेगा, कुछ को मिला भी, लेकिन फाइनली फ्रॉड क्या होना था वो दिसंबर 13 को जाकर पर्दा उठा। तो उसी तरह की सूरत हाल यहाँ पर हुई है जिससे बहुत सारे लोग इशफाक बचे। लेकिन बात अब ज़रा वकला की भी कर लेते हैं जिनको थोड़ी सी राहत जम्मू कश्मीर की सरकार की जानिब से, और चूँकि सुप्रीम कोर्ट तक भी बात पहुँची थी और जो मेडिकल अनाउंसेस उनको मिलने चाहिए थे, मुतालबा काफ़ी वक्त से जुडिशल ऑफिसर्स कर रहे थे या अदालती अफसरान कर रहे थे, उनको बिलाखिर ये राहत मिली है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में
अदालती अफसरान के लिए एक बड़ा अपडेट, जिसके तहत हुकूमत ने उनके लिए जो अलाउंसेस थे, उनके लिए जो फैसिलिटीज़ हैं, सहूलियात हैं या एडवांसेस हैं, उसके हवाले से नए रूल्स नाफिज कर दिए हैं और 1 जनवरी 2020 से ये रूल्स लागू होंगे। दूसरे जो कौमी अदालती तनख्वाह कमीशन है, सेकंड पे कमीशन है, उसकी सिफारिशात जो थी, रिकमेंडेशंस थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से तौसीक के बाद ये फैसला हुआ और अहम दफात में हमने देखा कि मुआवजा हो, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस हो, 1 माह की बुनियादी तनख्वाह के बराबर एक जामे मुंतकली ग्रांट्स भी इनमें शामिल हैं जो सरकार के मुताबिक इन जुडिशल ऑफिसर्स को मिलेंगी। गाड़ियों की ख़रीदारी के लिए कर्ज, बिजली और पानी के इस्तेमाल के लिए अलाउंसेस भी मिलेगा। इसके अलावा वो मौजूदा कवायद में तरमीम के साथ अगर कहीं सफ़र पर जाते हैं तो उसमें भी उनको रियायत सरकार की तरफ से, और घरेलू सफ़र की रियायत के भी वो हकदार होंगे जो सरकार की जानिब से वकला बरादरी के लिए या जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं, अदालती अफसरान हैं, उनके हक में ये फैसला किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात अब जरा उन इलाकों की करते हैं जहां पर और भी मुश्किलात हैं। थोड़ी देर में आपकी कॉल्स ले जाएंगे, आप एक एक करके कॉल करना शुरू करें। लेकिन बात जंगली जानवरों के कहर की। अब तक मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आपने देखा होगा, गांव देहात से शिकायतें मौसूल हो रही थी कि बस्तियों के करीब जंगली जानवर नजर आ रहे हैं। लेकिन अब शहर या कस्बे या आप कह लीजिए टाउन वाले जो एरियाज हैं वो भी बिल्कुल साफ नहीं, और नए अकसाम के जानवर या नई किस्म के जो जानवर हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नजर आने लगे हैं। और इतलात शुमाली कश्मीर से सबसे ज़्यादा हैं, जहाँ खौफ व हरास की लहर। अब तक जो गाँव में बस्तियों के आसपास आप देखते थे, कहीं दूर दराज इलाके से खबर आई कि भालू आया, रीछ आया या कुछ बाकी ऐसे जानवर जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस डर और खौफ के बीच लोग जिंदगी गुजारते थे। लेकिन पिछले कुछ दिन से शिकायतें मौसूल हो रही और ये तस्वीरें चंद हम तक पहुंची कि नई किस्म का जानवर, जंगली सुअरों के बारे में बहुत कम यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर सुना जाता था, लेकिन अब की बार ये वाइल्ड बोर्स, जिन्हें जंगली सुअर कहा जाता है, ये कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखेंगे। ये झीली डल की तस्वीर है जहाँ पर गुज़श्ता दिनों ये देखे गए, और ये इंक्रीज नंबर जो है ये अर्बन एरियाज़ के अंदर था। एग्रीकल्चरल रीजन चूँकि कंसर्न एक बड़ा रहता है, तो ये सारी चीज़ें जो है सामने आ रही है। अभी इस पर कहा जा रहा है कि एक कॉम्प्रहेंसिव रिसर्च भी होनी चाहिए और मैनेजमेंट स्ट्रेटजी भी बनानी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे मेवा बागात और इससे हमारी खड़ी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पहले ये नॉर्थ कश्मीर, कुपवाड़ा, बारामूला, बांडीपोरा में पिछले साल देखे गए थे, पिछले कुछ सालों से देखे जा रहे थे, और लगातार वहाँ पर आवाज़ें भी उठ रही थी कि जनाब इसको देखा जाए कि आखिर ये तादाद किस तरीके से बढ़ रही है। अब जाकर शहर श्रीनगर के डल लेक के आसपास के इलाकों के अंदर पिछले कई दिनों से जो मकामी लोग हैं, ये तस्वीर उसकी अया बयां है कि किस तरीके से झील के आसपास इन जंगली सुअरों को देखा गया है जो श्रीनगर के अंदर। जिसके बाद जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपनी अपनी राय देना भी शुरू कर दिया है। महकमा हैवानात वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि ये जो जंगली सुअर है, ये जो जानवर है, ये पहले से ही जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर है, और ये कभी कभार सिटी अस्पताल, जो चेस्टनट अस्पताल हुआ करता था, और डलगेट के एरिया से बाहर आने की भी कोशिश कई बार आज तक की गई है। लेकिन चूँकि अब जदीद ज़माना है, हर एक के पास मोबाइल है, तो तुरंत ये कैप्चर हो जाते हैं। वाइल्ड लाइफ अफसरों का मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जंगली सुअर बहुत कम हुआ करते थे। श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स दाचीगाम नेशनल पार्क में सिर्फ चंद थे, लेकिन अब खुराक की कमी और दीगर चीज़ों की वजह से कभी कभार ये अपने हदूद को फलांग कर बाहर आते हैं, जिसकी वजह से अब इंसानों की नज़र में भी ये आ रहे हैं। लेकिन तशवीश सूरत हाल ये है कि खड़ी फसलों को इनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए एक स्टडी बनानी पड़ेगी कि किस तरीके से इनको नॉर्थ के इन डिस्ट्रिक्ट में कुपवाड़ा, बारामूला, बांडीपोरा वहाँ पर रोका जाए, और शहर श्रीनगर का चाहे वो ट्यूलिप गार्डन हो, बॉटनिकल गार्डन हो या झील का ये एरिया है, यहाँ की ओर वो ना आए, ताकि मज़ीद इंतशार और दहशत जो है वो लोगों के अंदर पैदा ना हो। इस हवाले से एक हिकमत अमली और स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन बहुत कम मेरी नज़र में इस तरीके की खबर आई थी, लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार ये खबरें आ रही है कि जंगली सुअर अब शहर के मुख्तलिफ इलाके, जिनमें डलगेट का एरिया भी है, शालीमार वाला इलाका है, हरवन वाला इलाका है, वहाँ से लोगों ने देखा है, जिसके बाद तशवीश की सूरत हाल भी कहीं ना कहीं पैदा हो रही है। ऑलरेडी नॉर्थ के बाद अब श्रीनगर सुर्खियों में बना हुआ है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात जरा सियाहत के हवाले से, उसके बाद कॉल्स एक एक करके आना शुरू हुई, नंबर्स आपके सामने आए। लेकिन आपको बताते चलें कि नवरात्रे ख़त्म हुए हैं। कल रामनवमी थी, दशहरा के ख़ास मौके पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी रौनकें लगी और अलग अलग जगहों पर रावण दहन भी किया गया। लेकिन आप जम्मू सूबे के अंदर देखेंगे तो सबसे अहम तरीन मजहबी मकामात में से एक माता वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करने के लिए इन 10 दिनों के अंदर कतारें लगी रही। रोपवे, मेडिकल कॉलेज, ट्रैक पर काम आखिरी मरहले में है और शायद ये रश उसके बाद ये जो ज़बरदस्त भीड़ आप अकीदतमंदों की देख रहे हैं ये बढ़ेगी 2025 के बाद। लेकिन 10 रोज़ के अंदर पिछले 10 दिन में 4.5 लाख के करीब अकीदतमंद कटरा पहुंचे, माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और इनमें लोकल्स भी थे, नॉन लोकल्स भी, यानी मकामी सतह पर जो अकीदतमंद हैं वो भी थे, बाहर से आने वाले लोग भी थे। और कुल मिलाकर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंशुल गर्ग श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के हैं, उन्होंने तस्दीक की कि जब आप अगले साल देखेंगे सहूलियात में इजाफा होगा तो ये तादाद दुगना होगी, इसकी भी तवक्को की जा रही है। 300 करोड़ रुपए का जो बड़ा मंसूबा है, रोपवे प्रोजेक्ट है कटरा से माता वैष्णो देवी भवन तक, ये बिल्कुल तैयार है। अक्टूबर 2026 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, यानी 2025 का पूरा साल आप लेकर चलिएगा। इसके अलावा बाकी प्रोजेक्टों पर मेडिकल कॉलेज जो है 50 MBBS सीटें यहाँ पर रखी गई हैं। 2025 तक आप देखेंगे फिलहाल मेकशिफ्ट बिल्डिंग में है, यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर जब ये जाएगा या काम शुरू होगा, क्लासेस शुरू पहले से कर दी गई हैं, लेकिन जब आप हिकमत अमली के मुताबिक काम करेंगे तो यूटी के अंदर मजीद इकदाम उठाए जाएंगे, उस हिसाब से भी काफ़ी भीड़ होगी। इसके अलावा 200 करोड़ से 250 करोड़ के आसपास का खर्च इस मेडिकल कॉलेज पर जो श्राइन बोर्ड की तरफ से चलाया जा रहा है और ये मुसलसल इसको रकम दी जाएगी, ये तो तस्दीक की गई है। एग्जिट ट्रैक है, जो आने और जाने की दिक्कतें थी माता वैष्णो देवी दरबार में जाने वाले जो अकीदतमंद थे, भवन से लेकर ऊपर तक ये 14-15 किलोमीटर का जो सफ़र है, मुश्किलात थी, उनको ख़त्म करने के लिए 25 करोड़ का एक और मंसूबा जो कि एग्जिट ट्रैक कहलाएगा वो भी तैयार है, वो भी तैयार हो रहा है। तो अगले साल आखिर तक तकरीबन मुकम्मल होने की वो भी तवक्को है। इन 10 दिनों के अंदर नवरात्रों में 4,50,000 के आसपास या 4.5 लाख के आसपास अकीदतमंद आए। और आप इस बात का इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं जब सहूलियात मज़ीद बेहतर होंगी, रास्ते और भी आसान होंगे, कई तरह के चैलेंजेस के बावजूद लोग पहुंचते हैं, तो ये तादाद शायद दुगना जाए या तकरीबन 6, 7, 8 के आसपास टच कर सकती है। चलिए, श्री माता वैष्णो देवी में लगातार तादाद वो जो है वो बढ़ रही है। कुछ फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करेंगे और फिर चलते चलते आपको खेल की दुनिया से भी एक अच्छी खबर बताएंगे, क्योंकि ताल्लुक़ उसका जम्मू कश्मीर से, इसलिए वो तस्वीर आपको ज़रूर हम बताएंगे। लेकिन कॉलर्स हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आज वादा है कि 10-12 मिनट जो है हमारे पास वो आपके साथ हम बिताएं। आप कॉल कर रहे हैं और कॉल करने के लिए 4 नंबर आपके पास आएंगे, चारों नंबर पर आप कॉल करेंगे, लेकिन जो ही कॉल आप ख़त्म करेंगे तो अपना फ़ोन ऑफ करेंगे ताकि दूसरों को भी कॉल करने का मौका मिले, लाइन को ज़्यादा देर बिजी ना रखें। नंबर 1। नंबर 2, अपना नाम, इलाके का नाम भी बताइएगा। और आज प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट जो बन रही है उनकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, उस पर भी थोड़ी सी बात करें, ताकि उमर अब्दुल्ला के पास जब ये मामला जाए तो उन्हें ये पता लगे कि हुकूमत बनाने से पहले अवाम क्या कुछ सोच रही है, उनका खाका क्या कुछ है, उस खाके को जल्दी कॉल शुरू करने का मतलब यह है कि ज़्यादा से लोग कॉल कर पाएं, इसलिए 30 सेकंड के अंदर अपनी बात या सवाल रखें और उसके बाद नए लोगों को मौका दें। पहले हमारे साथ है जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला दीन इज्जत और जान दुरकोट सुनी वारिया बिजी रुदुक या रेतो डोलस रेतो अच्छे पता जनाब जी, मगर ये काल रटान छो तो जनाब जी दितो से वारिया हथियार अतस के वन जनाब जी छो तो खेव कथई ओत्र पर जनाब तो छो ओत्र पर इलेक्शन काल करदस यानी ज्यादा इसलिए जल्दी कर दिया। नव हुकूमत नवीस हुकूमत मज करू तुम कत और मे उम्मीद कि इंशाल्लाह नव हुकूमत बोझ तुज आवाज और यम तुम दुआ दुआ मसला इस तुलान वह हेकन में हाल ति करू कत पन्ने शुरू उमर ओबलान पयो हुकूमत विज करे तम स्कीम चालू ये उड़ान स्कीम नौजवानन खतर अहनस गई EDI लोन तम गई पता दोनवे बंद, तम गई मापा मुफ्ती या पत कुसा क्या कतमो तम बंद गई नौजवान वारे बेरोजगार। दयम चीज मे बार बार मेडिकल इंस्टीट्यूट मज NIT ये कलुक कह सिस्टम हतुक न कह चीज दयम चीज मदद ये पन मिशन क्या द्रगर तो बादरस मन जबरदस्त गया जनाब बोड़ दह दसगीर सब तक रेड वाले खतर जाय गाड़ी वाले जाय तक रुकन कुन जाय तार बोड़ दह
गवर्नमेंटस कन्वे करन क्या वुचो द्रजर कोता बाद सदा शुक्रिया इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया नौजवानों की ने बात की तो मंशूर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोवरुक मामले चूंकि रियासती इंतजामिया इन साथ काम काज लाग कर जरूर वात तिमन ताम यह कत तुम रूजू कत करान और मे उम्मीद कि सोवरु के मामले वात सठा जल्द पाए तकमील तम। एक और कॉलर है जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल मजीद मे वन सीमेंट क्लस त्रबुक सो रूड बल तिम कने आय वन छकरावन वन तुम ओत पे आवर खुदा करी पत्र जरूरत यमन दित तवज्जो बे दयम मसला श्रीनगर म्यूनसिपलिटी तत शहरस अंदर कर कोचन स्पीड ब्रेकर त्रित तन गए ओत पे एक्सीडेंट खुदा करी दीन स्पीड ब्रेकर श्रीनगर म्यूनसिपलिटी तत और ट्रैफिक पकान तेज योर वार पकान अल्लाह ताला ने पन रहम कर बह बचोस पान ओतर नो रात गए ब्या लड़ीज खुदा कर अगर तन सह थोड़ा गाड़ी वाले क्या कशिस बांबर ये कशिस बांबर सो मकल अमिस कयामतस तान सो बांबर कशिस। चलो इंशाल्लाह जरूर वात ये ट्रैफिक जिम्मेदारन ताम यह कत तन सो आर्जी स्पीड ब्रेकर तम हेकान लगित और यह स्पीड गाड़ियन तन चुवतिस पे सह थोड़ा सा कम। इंशाल्लाह तुम करू कत रोजो अत पे काम कराना जरूर। एक और कॉलर है जी। हेलो 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 जी। इशफाक भाई। वालेकुम अस्सलाम हुजूर। इम्तियाज फारूक अर्ज कर रहा हूँ। बस जिम्मन में आपका थोड़ा टाइम लूंगा। जी जी जी। बस आपने जो ये टॉपिक आज उठाया है जो आने वाली गवर्नमेंट है उनके लिए सुझाव क्या है हमारे है। जी जी जी। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। बस मेरी कुछ दो राय है बस और कुछ नहीं है। पहले हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब जो हुकूमत आने वाली है यहाँ पे असेंबली में जो एजुकेशन पे वो खास तौर पे ध्यान दे। हमारी यहाँ पर जो एजुकेशन है बिल्कुल वर्ष हो रही है। एक हुआ वो, दूसरा जो है हमारा जो हेल्थ का सिस्टम है बिल्कुल डे बाय डे वर्ष हो रहा है। ये मेरी गुजारिश है आपके थ्रू हमारे आने वाले सीएम साहब से, ये गुजारिश है मेरी इन दो चीजों पे पूरी नजर देखिए आप। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल बहुत चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पर प्रायोरिटी रखी जाए। बिल्कुल बड़ी जरूरत है दोनों हमारी। नेक्स्ट कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम इशफाक साहब और आसिफ साहब जी। सोहेल अर्ज कर रहा हूँ जल्दी से। मैं आपको बताता हूँ जैसे अभी इम्तियाज फारूकी साहब ने कहा करप्शन जो है मेन मुद्दा होना चाहिए। जो अपकमिंग ट्रिपल इंजन सरकार आएगी अब दिल्ली स्टेट और हमारे एलजी साहब करप्शन पे मुझे बताइए कौन बात करेगा। मैं उसको मर्द मोमिन के मतलब समझूंगा जो करप्शन पे बात करेगा और बोलेगा वो इरेडिकेट कर देंगे हम यहाँ पे, वो हमारा प्राइमरी मुद्दा है। फिर रही बात एजुकेशन की, 10 सेकेंड और ले लेता हूं मैं आपके। एजुकेशन में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर अगस्त में इशू किया है, उसको बाद में मेरे ख्याल से सितंबर में निकाला गया है। हाली साहब ने वो फी फिक्सेशन 300 स्कूलों का वो ऑर्डर है कहा है कि हमने जी इशू नहीं किया है। इस कंट्रोवर्सी पे थोड़ा सा डिग करें और देखें ये क्या माजरा चल रहा है, क्या इनमें आपस में टकरार चल रही है और हो क्या रहा है। बहुत शुक्रिया जी। जब डिपार्टमेंट काम करेगा हमें तवक्को है कि जो जम किए गए स्कूल हैं या स्कूलों का हाल बुरा है, एनरोलमेंट ड्राइव के बावजूद भी 60,000 से कम बच्चे स्कूलों से बाहर हो गए, 1 लाख बच्चे पिछले 3-4 सालों में कम हो गए। खुद सरकार की रिपोर्ट्स बताती हैं उसकी वजह क्या है। ज़रूर उम्मीद करते हैं और तवक्कुआत हैं कि प्रायोरिटी में उमर अब्दुल्ला और उनकी कैबिनेट की रहेगी। नेक्स्ट कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताएं कहाँ से। मैं डिस्ट्रिक्ट बडगामा चार्टर सुरक्षार ब्लॉक से मैं कुटबल जैडिन को बोल रहा हूँ सर। मैं एज एक छोटा सा एक वर्कर हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का सर। जी बताएं सर। इंशाल्लाह नई हुकूमत उमर अब्दुल्ला का नई हुकूमत जल्दी बन जाएगा। मैं इससे पहले मैं वाइस प्रेसिडेंट अपनी पार्टी का भी रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट बडगामा का सर। जी सवाल क्या है आपका। इंशाल्लाह हुकूमत जल्दी बन जाएगा, लोगों की सहूलियत जितने भी सहूलियत है लोगों के सामने सारा सहूलियत पहुंच जाएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर दे दीजिएगा। हेलो नाम बताएं अपना, कहां से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इशाक भाई अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। तुझ ठीक सर, तुझ बिजी आसान अल्हम्दुलिल्लाह जी। दुआ गश तुंद आसुन सर। वन रिक्वेस्ट वन नौ सरकार वन चतान सोरे स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन मुलाजिम कोता काल वोत लड़ान वन सोन रिक्वेस्ट सिर्फ वात चीफ मिनिस्टर तान कि
सन मसाइल सन सन बच्चे गन आबाद कोता सफर कोर बिल्कुल डायरेक्शन तुंदिस मामलस अंदर मे उम्मीद कि नव हुकूमत यम साथ यी तिम वुचन यह कि स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन मामल यह कित पे हल गसित और इस गोल्डन हैंडशेक मामल पतम लट आमुत पत रूद अडल्योक रियासती इंतजामिया क्या कर इंशाल्लाह जरूर करो कोशिश कि नविस हुकूमत तम गोस तुंद मामल वातुन और यह गोस कुन तरीके हल गसन। एक और कॉलर दीजिएगा जी। हेलो हेलो, अपना नाम बताएं, कहां से? हेलो जी, जल्दी से नाम बताएं, कहां से? जावेद बोल रहा हूं सोपोर से। जी जावेद साहब, मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी, जो हमारी नई हुकूमत बनने वाली है जी, स्पोर्ट्स के हवाले मेरी एक रिक्वेस्ट थी। हमें सोपोर में खुशहाल स्टेडियम है, 1 साल से वो बंद पड़ा हुआ है कि पीछे जो मौजूदा हुकूमत थी हम शुक्रगुजार थे उनने 8 करोड़ 25 लाख रुपया उस पर दिए थे। अच्छा जी। लेकिन फिलिंग हो गई। सुनने में आया है कि जो बाहर का ठेकेदार है उसे जो यहाँ के लोकल ठेकेदार उसमें काम कर रहे थे उनका पैसा बंद है, उनने काम भी अब बंद किया है। 1 साल तो गवर साहब हमने लास्ट ईयर घुमाया, न वहाँ पे फुटबॉल लगा और न क्रिकेट लगा। हम खुश थे कि हमें वहाँ पे एक बेहतरीन सा जॉगिंग ट्रैक बनेगा, सो दैट बाहर से भी लोग आएंगे यहाँ पे, और सोपोर के लिए एक अच्छी बात है, यूथ के लिए अच्छी बात है। लेकिन मेरी मौजूदा हुकूमत से यही रिक्वेस्ट होगी, जो इनकी नुज़रत गुल और कमिश्नर स्पोर्ट्स है, उससे मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि एक बार जरा वहाँ पे सोपोर आइए और नजर देखिए कि काम क्यों रुका हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का इस प्रोग्राम में। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो जी, नाम बताएं, कहां से? मुश्ताक एडवोकेट बोल रहा हूँ जम्मू से। जी, जल्दी से बात रखिए। कल आपने एक आर्डर का यहाँ जिक्र किया था, जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी का जो नया आर्डर निकाला था जी। इस सिलसिले में मैं एक अर्ज करता हूँ कि जब गवर्नमेंट बन के ऐसे आर्डर निकालना कोई मायने नहीं रखता है, और ये तो लोगों के साथ धोखा है। गवर्नमेंट पार्टियों की या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की आपस में जो लड़ाई है, उसमें यहाँ के मकामी लोग जेब के जो है ये उनको नुकसान होता है। और हम इस आर्डर को कलम करार देने के लिए हम डिमांड करते हैं, और हम ये मजीद ये डिमांड करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जैसे शुरू में नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दौर में बनी थी, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाए थे जी। हम ये डिमांड करते हैं कि JNK में दोबारा डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाया जाए, ताकि दूर दराज के लोग जो है डिस्ट्रिक्ट कैडर की जो पोस्ट है उनको कम्पीट करने के लिए उनको जम्मू या श्रीनगर जैसे डिस्ट्रिक्टों के साथ मुकाबला न करना पड़े। यहाँ जो है इसमें बड़ी दुश्वारी आ रही है, बेरोजगारी है, और हमारे दूर दराज के जो बच्चे हैं वो डिस्ट्रिक्ट स्टेट रिक्रूटमेंट बोर्ड और डिविजनल रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है उसमें वो कम्पीट नहीं कर सकते हैं। और हमारी ये डिमांड है कि डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट के लिए वो दोबारा से बहाल किए जाएं, और ये जो कल का जो जैसा जो आर्डर है ऐसा आर्डर दोबारा ना किए जाएं। ये लोगों के साथ बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और बड़ा दिलचस्प मामला है कि अगर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड्स दोबारा बहाल होते हैं तो क्या उससे मसला हल होगा हमारा, कितना जल्दी होगा, एक बड़ा सवाल ये भी है। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो 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 जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी गवर साहब, आसिफ रशीद साहब जी, अर्ज ये है कि आपने ये जो इलेक्शन का ये जो प्रोग्राम किया था बहुत मुबारकबादी के मुस्तहक है आप। हकीकी मामले में आपका ये जो एग्जिट पोल आपने वो आवाम के सामने रखा वो एकदम से सटीक, एकदम एग्जैक्ट में वो तब्दील होगा। और आप सब जो गुलिस्तान चैनल वाले जितने भी हैं आप मुबारकबादी के मुस्तहक है, और अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया। 2 अजला में थोड़ी गड़बड़ी हुई थी, हमने पहले ही बताया था। 18 डिस्ट्रिक्ट्स में यानी नियर अबाउट 95-96% हमने टच की है। बहरहाल बहुत शुक्रिया इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ। हेलो जी, नाम बताएं, कहां से? लास्ट कॉलर हमारे साथ, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट खबर और आपको देंगे। कौन साहब कहां से? हेलो, चलिए बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज ज़रा यहाँ पर कॉल उनको रोकते हैं, कल जब आएंगे ना दोबारा तो इस सिलसिले को मजीद आगे बताएंगे कि नई हुकूमत को क्या करना चाहिए। लेकिन बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से सामने आ रही है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर की खबर भी रखेंगे, लेकिन NCP लीडर बाबा सिद्दीकी के हवाले से पूछा जा रहा था, तो उनका चूंकि कत्ल कर दिया गया है, मुसलसल सवालात पूछे जा रहे थे, और उनका कत्ल मुंबई के अंदर हुआ है, और बरसरे आम सीने और पीठ में उन पर
3 से 6 के दरमियान गोलियां चली हैं। जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं, बिग बॉस और दीगर फिल्मों की शूटिंग आज मंसूख कर दी गई है, क्योंकि पुलिस ने जब 2 लोगों को गिरफ्तार किया है तो कुछ लोग इसको सुपारी किलिंग के वाक़े के साथ भी जोड़ते हैं और कुछ लोग ये मानते हैं कि बाबा सिद्दीकी, चूँकि उनके ताल्लुकात मारूफ जो फिल्मी हस्तियां हैं उनके साथ थे, इस हिसाब से जो चीज़ें इस वक्त हैं वो उनके फेवर में नहीं गई। और सलमान खान जो कि बिग बॉस के इस सीज़न की शूटिंग भी कर रहे थे, काफ़ी करीब से वो इन चीज़ों को जानते थे। तस्वीर भी ज़रा साथ साथ दिखा दीजिएगा। एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी जिनका कत्ल हो चुका है, तस्दीक इसकी कर दी गई है। साल 1999, साल 2004 और 2009 में वो 3 मरतबा चुनाव जीत कर आए और उसके अलावा उन्होंने 2014 में चुनाव हारा। स्टेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। बेटे जीशान उनके जो इस वक्त भी एमएलए हैं और बैंड्रा से चुके 3 मरतबा वो जीत कर आए। तो ये वही इलाका है जहाँ वो खुद भी रहते हैं और मैक्सिमम लोग जो हैं वो जो फिल्मी हस्तियां हैं वो भी इसी इलाके में रहती हैं। तो इसलिए आज के ज़्यादातर प्रोग्राम्स जो हैं वो कैंसिल हो गए। अपने बेटी के दफ्तर से बाहर निकले थे, इस दौरान उन पर गोलियां चली हैं। 2 लोग मुश्तबह अफराद गिरफ्तार हुए हैं, एक अभी भी जो है उसकी तलाश जारी है। लेकिन मुल्क के कई अहम तरीन शख्सियात ने बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया। अभी जो डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के हैं अजीत पवार, उनके ग्रुप के साथ इनका ताल्लुक था, पहले कांग्रेस में भी रहे, सीनियर लीडर थे, कदावर शख्सियात सियासी एतबार से जो हैं उनमें इनका शुमार होता था। और कई अहम तरीन शख्सियात इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, तमाम लोग इस वक्त उनके अहले खाना से मुलाकात के लिए पहुंच रहे हैं। और चलते चलते खबर जरा खेल के मैदान से। राशिक सलाम एशिया कप के लिए चुने गए हैं। तेज गेंदबाज हैं, जम्मू कश्मीर से फास्ट बॉलर हैं, मुंबई इंडियंस के लिए खेले और पिछला सीजन जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए इंडियन प्रीमियर लीग में इंडिया ए के लिए फिलहाल राशिक सलाम को जगह मिली है। एशिया कप के लिए राशिक को टीम में इस बार जाने का मौका मिला है। जो टीम है उसका ऐलान गुज़श्ता रात हुआ। तिलक वर्मा जो कि टीम के कैप्टन बनाए गए हैं और आपको ये भी बताते चलें, तिलक वर्मा की कप्तानी में ये पहला मौका नहीं होगा उनके खेलने का। सीनियर खिलाड़ी हैं जिनमें अनुज रावत हैं, आकिब खान हैं, अभिषेक शर्मा हैं, प्रभसिमरन सिंह हैं, वैभव अरोड़ा हैं, आयुष बदोनी हैं, निहाल वडेरा, राशिक सलाम, निशांत सिंधु, अंशुल कंबोज, साई किशोर, रमनदीप सिंह, हृतिक शौकीन और राहुल चहर उनके साथ इस बार होंगे। मेंस एशिया का जो ओमान के अंदर यानी अरब मुल्क के अंदर इस बार 2024-25 का एशिया कप हो रहा है, उसके लिए राशिक सलाम को भी जगह मिली है, आकिब खान को भी। साथ साथ फास्ट बॉलर की सिलेक्शन पर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के जिम्मेदारान, स्पोर्ट्स काउंसिल के जिम्मेदारान और कई मारूफ क्रिकेटर्स की जानिब से उन्हें मुबारकबादी के पैगामात मौसूल हो रहे हैं। चलिए 10 बजने वाले वक्त छोटे से ब्रेक का है। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला, प्रोग्राम्स, तज्जिया और तबसरा ब्रेक के उस पार जारी रहेगा। इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in।